नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग स्टडी कर रहे थे एंशिएंट इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हमने सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया था स्टोन एज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो आज का है वो आता है वैदिक पीरियड के बारे में, आर्यन पीरियड के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वैदिक पीरियड, इससे पहले जो हमने आईवीसी के बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसका टाइम पीरियड हमने क्या देखा था, 3000 बीसीई से लेकर 1700 बीसीई तक। ठीक है, ये हमने ब्रॉड टाइम देखा था। वैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो टाइम है इंडस वैली का वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलता है। तो हमने एक ब्रॉड टाइम लिया था 3000 बीसी से लेकर 1700 बीसीई तक। उसके बाद जो आता है हमारा वैदिक पीरियड, उसका टाइम क्या होगा, 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसीई। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। क्योंकि हम लोग वापस आ रहे हैं, हमने डिस्कस भी किया था कि बीसीई जो टाइम लाइन है वो जीरो की तरफ आती है ऐसे। तो पहले 10,000 आएगा, फिर 5,000 आएगा, ठीक है, फिर 1000 आएगा ऐसे। और जब हम सीई वाली टाइमलाइन में आ जाएंगे, फिर आपका 1000, फिर 5000 और फिर 10,000, ऐसे चलता है ये। ठीक है जी। तो अब वैदिक पीरियड को आर्यन पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड को दो टाइम पीरियड्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसीई से लेकर 1000 बीसीई तक। और जो लेटर वैदिक पीरियड होगा, लेटर वैदिक पीरियड, उसका टाइम क्या होगा, 1000 बीसीई से लेकर 600 बीसीई। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये लेटर का है बॉक्स, जो इस साइड चलेगा राइट साइड, और जो लेफ्ट साइड बॉक्स चलेंगे वो होंगे अर्ली वैदिक के। हम दोनों को बॉक्स के टाइप से पढ़ते चलेंगे, इनको कंपैरिजन के टाइप से। सबसे पहले जो आर्यंस इंडिया में आए थे वो कहां पर रहते थे, सप्त सिंधु रिवर्स में। सप्त सिंधु, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, मतलब कि जो सिंधु रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि इंडस रिवर आज की, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन रिवर्स के आसपास के लोग रह रहे थे। ये मतलब कि आज का जो पंजाब वाला रीजन है या कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का हो गया, इस रीजन में आसपास ये लोग रह रहे थे। ठीक है, बाद में लेटर वैदिक में ये लोग यमुना गंगा वाले रीजन में आगे प्रोग्रेस कर गए थे, आगे की तरफ चले गए थे, ये फॉरवर्ड कर गए थे। ठीक है, ये लोग गंगा या यमुना वाले रीजन में क्यों जा पाए, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा आयरन स्पोर्ट्स का यूज कर रहे थे। इसलिए लोग आयरन के इम्प्लीमेंट्स का यूज करके जो वहां पर घने जंगल थे, जो फॉरेस्ट है, उनको काट पाए और ये आगे यमुना और गंगा जो रिवर्स हैं उनके तरफ जा पाए आगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। उसके अलावा एग्जाम्स में क्या आता है कि जो ये रिवर्स हैं, जैसे कि झेलम होगी, ब्यास होगी, इंडस होगी, रवि होगी, चिनाब, सतलुज, सरस्वती, इनके जो पुराने नाम थे जो वैदिक पीरियड में जो उस टाइम की स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें जो नाम इनके ओल्ड नेम दिए गए हैं वो पूछ लेते हैं। कोई नया नाम दे देंगे, वितास्ता का पुराना नाम क्या था जो उस टाइम पे, मतलब कि आज के टाइम पे जो झेलम है उस टाइम पे उसे क्या कहते थे, वितास्ता कहते थे। या फिर ऐसे कह देंगे वितास्ता उस टाइम पे एक रिवर थी, उसको आज क्या कहते हैं, तो उसको झेलम कहते हैं। ऐसे मतलब एक नाम दे देंगे, एक पुराना नाम पूछ लेंगे या फिर नया नाम दे देंगे, पुराना पूछ लेंगे या फिर पुराना दे देंगे, नया पूछ लेंगे नाम। तो इसलिए आपको ये नाम याद रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सिंधु, आज की इंडस रिवर, उस टाइम पे उसको सिंधु कह रहे थे। बियास को उस टाइम पे विपास कहा जाता था, विपासा कहा जाता था। झेलम को वितास्ता कहा जाता था, रावी को परुसनी कहा जाता था। ठीक है, चिनाब को अस्किनी, सतलुज को सतुद्री और सरस्वती। ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं दोनों पीरियड्स को, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड को कंपैरिजन के माध्यम से। फैमिली, पहले अर्ली में देखते हैं। फैमिली, अर्ली वैदिक पीरियड में फैमिली को कुल कहा जाता था। ये बेसिक यूनिट थी सोसाइटी में। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फादर हेड होते हैं फैमिली के। ठीक है, फादर के हिसाब से फैमिली में फैसले लिए जाते हैं, या जो भी मेल पर्सन सबसे ज्यादा एज्ड होंगे उनके हिसाब से लगा लो आप लोग।
जॉइंट सिस्टम था फैमिली का, ठीक है जी। हेड ऑफ जो फैमिली था उसे कुलापा कहा जाता था, और सिर्फ सन्स के पास ही राइट था प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, मतलब कि जो फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी वो सिर्फ सन्स को ही मिलेगी। ऐसा उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में था, ठीक है। लेटर में देखते हैं सोसाइटी पेट्रियार्कल ही चलती रही, फादर या फिर मेल ही हेड रहे फैमिली के। अगर किसी लड़की का बर्थ होता था तो उसको मिजरी का कारण माना जाता था कि हाँ अब ये दुख का वास हुआ है, दुख का जन्म हुआ है फैमिली में, ऐसा उस टाइम पे माना जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। हेड ऑफ द फैमिली के पास राइट थे किसी भी अपने लड़के को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के। जो मेल एंसेस्टर थे उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है, जो पुराने एंसेस्टर थे जैसे कि हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सोशल ग्रुप्स कैसे थे। अर्ली, ये अर्ली है जैसे कि मैंने पीछे देखा है, और ये वैदिक लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक पीरियड। ये है आपका अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदा में बताया गया है दशास, दस्यूस, नहुसस, पानीस, ये ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी वहां पर, ठीक है। और 10 वाज अ कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स। Dessas described as dark and of hostile speech were rich in cattle and lived in fortified strongholds। जो दसास ग्रुप था वो काफी ज्यादा रिच थे, उनके पास काफी सारी कैटल होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल होंगी वो उतना ज्यादा अमीर होता था। आज के टाइम की तरह नहीं है कि मनी होगा मतलब कि पेपर करेंसी होगी, उस टाइम पे कैटल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी होती थी। पानीज वेल्थी थे, और द स्यूज वर सेड टू बी टेम्ड और सब्ड्यूड पीपल फॉर द आर्यास, ठीक है, ये दूसरों के लिए काम करते थे। वर्ना सिस्टम बिकम प्रोमिनेंट, बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम था वो प्रोमिनेंट बन गया था। एजुकेशन देख लेते हैं, गुरुकुल एग्जिस्ट कर रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड में। सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था वो थे मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, एथिक्स, लॉ। और बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन थी हायर क्लास की वुमेन्स तक ही रेस्ट्रिक्ट रह गई थी, उनकी भी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, मतलब कि जो हाई क्लास की वुमेन थी उनको भी एजुकेशन उस तरह से फ्रीली नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। मैरिज अर्ली वैदिक पीरियड में मैरिज कैसी थी, मोनोगैमस, एक ही मैरिज अलाउड थी। लेटर वैदिक पीरियड में पॉलीगैमी प्रिवेल कर रही थी, मतलब एक पर्सन एक से ज्यादा मैरिज कर सकता था। अर्ली वैदिक पीरियड में जो मैरिजेबल एज थी वो गर्ल्स के लिए 16 या फिर 17 ईयर थी। कोई भी एविडेंस स्टार्टिंग वाले पीरियड में नहीं मिलता चाइल्ड मैरिज का। वोमन के पास अपने पार्टनर को चूज करने का राइट था, इसे हम स्वयंवर के टाइम पे, उस टाइम पे वो लोग अपनी मैरिज के लिए यूज करते, स्वयंवर करते थे मैरिज के लिए। विडोरी मैरिज कॉमन थी। लेटर वैदिक में क्या हुआ, मैरिज फ्रॉम द सेम गोत्रा परमिट नहीं की जाती थी, जैसे कि आज के टाइम पे सेम गोत्र में मैरिज नहीं होती है हिंदू समाज में। विडोरी मैरिज को पहले से थोड़ा सा कम देखा जा रहा था सोसाइटी में लेटर वैदिक पीरियड में। पोजीशन ऑफ वुमन अर्ली वैदिक पीरियड में वुमन की तरफ लोग लिबरल थे, और असेंबलीज वगैरह जो उस टाइम पे होती थी उसमें वुमन जो थी वो अटेंड करती थी उन असेंबलीज को। और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स को असेंबलीज जैसे कि सभा समिति, 2 असेंबलीज थी, इनमें अटेंड करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है जी। सोसाइटी में उनकी जो पोजीशन थी वो पहले की अपेक्षाकृत थोड़ी गिर गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट सोशल डिवीजन अर्ली वैदिक पीरियड में कैसी थी सोशल डिवीजन, देयर वाज अ डिवीजन इनटू ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ऐसे मतलब कि बांट दिया गया था उसको। ब्राह्मण से काम क्या होता था, रिलीजन से संबंधित। क्षत्रिय काम क्या होता था, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना अगर कोई उन पे बाहर से इन्वेजन होती है तो। वैश्या काम क्या होता था, ट्रेड और एग्रीकल्चर। और शूद्रा काम क्या होता था, जो बाकी लोग ये बच गए इनके लिए काम करना। जो 3 ये ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गया या फिर वैश्यास हो गया, ठीक है जी। प्रोफेशन हेरिडेटरी नहीं थे, कोई पर्सन मान लो ए डॉक्टर है, उसका लड़का इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, तो मतलब प्रोफेशन हेरिडेटरी नहीं थे, कोई बंदा कोई भी प्रोफेशन चुन सकता था, ऐसा सिस्टम था अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद आता है जी लेटर वैदिक पीरियड, रिजिड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, रिजिडिटी आ गई उसमें। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास enjoyed many
प्रिविलेज, इन लोगों के पास काफी सारे प्रिविलेज थे, इनको काफी सारे टैक्स पे नहीं करने थे, इनको स्टेट की तरफ से भी काफी सारी हेल्प मिलती थी। वेश्याज वर इंडल्ज्ड इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर और शूद्रास वर मेन टू सर्व द अदर थ्री क्लासेस, मैंने आपको बता ही दिया। रिलीजन देख लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। ये लोग उस टाइम पे नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, फायर हो गया, विंड हो गई, रेन हो गई, थंडर हो गया, इनको ये लोग डाइटी मानकर इनकी पूजा करते थे। मतलब साफ कहें तो नेचर की पूजा करते थे ये लोग, बड़े सिंपल थे। इंदर थंडर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटी, अर्ली वैदिक पीरियड की बात की जा रही है। उसके अलावा डाइटी कौन कौन से थे? पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु। फीमेल डाइटीज उषा और अदिति। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? प्रजापति, क्रिएटर एंड विष्णु प्रिजर्वर बिकम इंपोर्टेंट गॉड्स। अब प्रजापति आ गया। पहले कौन से गॉड थे? पहले इंद्र को सबसे इंपोर्टेंट गॉड माना जा रहा था, डाइटी माना जा रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में। इंद्र और अग्नि की लेटर वैदिक पीरियड में उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रही। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के हिसाब से हमने इसको डिस्कस किया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को। इसके बाद लिटरेचर। इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, उसमें करते करते यहीं पर ही, कि उस टाइम पे ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स रूल करती थी। ठीक है, वैदिक लिटरेचर हम आप लोगों ने देखा भी होगा कि 4 वेद उस टाइम पे मेन थे। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अथर्ववेद हो गया। इसमें से जो ऋग्वेद है वो एक ऐसा वेद है जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे बना हुआ है, और जो बाकी 3 वेद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे लिखे गए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर दे भी रखा होगा आपको, देखो, द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, द अदर 3 वर रिटन इन द लेटर वैदिक एज। ऋग्वेद ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड, इसमें 1028 हेम्स हैं और इसको 10 पार्ट्स में, 10 मंडल्स में क्लासिफाई किया गया है। यजुर्वेद, इसमें रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है ये बताया गया है। सामवेद में जो है मिस्टिकल, मतलब कि म्यूजिकल जो उस टाइम पे हेमंस थे उनको डाला गया है। ये म्यूजिक के साथ डील करता है, मतलब कि गाने वाले मंत्र लगा लो आप लोग। अथर्ववेद, इसमें मैजिकल फॉर्मूला और स्पेल्स को डाला गया है। ठीक है जी, इसके अलावा वहां पर ब्राह्मण्स बुक्स भी थी, जिसको हम कहते थे कि ये सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लेन किया गया था। उपनिषद भी थे, जिसको वेदांतास भी कहा जाता है, 108 थे ये नंबर में। अरंकास भी थे, बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, महाभारत और रामायण बीसी टाइम पे कंपोज की गई थी। ठीक है जी, वैदिक टाइम पे। इसके अलावा कुछ स्कूल्स और उनके कौन फाउंडर थे, ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्कूल दे देंगे आपको, जैसे संख्या ऐसा स्कूल था कि ये स्कूल्स, मतलब कि इनमें गॉड और ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो उनके बीच में रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। हर एक स्कूल की अपनी एक फिलोसफी है, सांख्य की अलग है, योगा की अलग है, न्याय की अलग है। ऐसे कि गॉड और ह्यूमन के बीच में क्या रिलेशन है, इन स्कूल्स की हर एक की फिलोसफी अपनी है, ये फिलोसफी बताते हैं। ठीक है, ह्यूमंस और गॉड के बीच में। लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है कि एक दर्शन या एक स्कूल दे देंगे और पूछेंगे इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो सांख्य स्कूल को किसने फाउंड किया था? कपिला ने। योगा को पतंजलि ने, आपको पता ही होगा। न्याय गौतम ने। वैशेषिक का कनडा ने। मीमांसा जैमिनी, वेदांत बद्रयान। ठीक है जी, इसके बाद ये आपको ये 4 आश्रम हिंदू धर्म में होते थे, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, किस लिटरेचर में देखने को मिलता है? जबल उपनिषद में। ठीक है जी, हिंदू रिलीजन में किसी एक पर्सन की लाइफ को 100 ईयर की माना जाता है, और हर 4 पड़ावों में, हर एक पर्सन की लाइफ को 4 पड़ावों में बांट दिया जाता है, और हर एक पड़ाव 25-25 ईयर का होता है। ठीक है, और वो पड़ाव कौन से हैं? 4। ब्रह्मचार्य 25 का, गृहस्थ 25 का, वानप्रस्थ 25 का और संन्यासा 25 का, ऐसे। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था वैदिक पीरियड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और बड़े ही आसानी से, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी पहले बीच में रुक गई थी वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटी भी हमने स्टार्ट कर दी है, इकोनॉमी, जियो, वो भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और
ऐसे ही सिंपल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आप लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।